एक कमेंट आया था कि जो हाउस वाइफ हैं या जो जॉब वाले लोग हैं वो तैयारी कैसे करें एलटी ग्रेड की। क्योंकि देखो हाउस वाइफ हो गई, उनका भी ये घर पे काम काफ़ी रहता है तो पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता। जॉब वाले लोगों का भी यही है कि भाई उनका काम रहता है, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत ही शांत माइंड से, ठंडे माइंड से होती है। अब जो हाउस वाइफ है या गृहिणी है, घर का काम करो, घर के और कलेश देखो, फिर एकदम गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झल्लाहट, इसके बाद फिर मूड खराब हो जाता है और फिर पढ़ाई में मन लगता नहीं। गवर्नमेंट जॉब वालों, उनका प्राइवेट जॉब वालों का भी यही है कि प्राइवेट जॉब वालों को कोई कलेश हुआ या कोई जॉब में टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है या जॉब में बहुत भाग दौड़ हो रही है तो ऐसी स्थिति में ही फोकस नहीं आ पाता और फिर गुस्सा आने लगती, चिड़चिड़ापन हो जाता है और फिर वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अब ये बताया जाएगा इसमें कि किस तरीके से ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या जो हाउस वाइफ हैं वो तैयारी कैसे करें। और आपका काउंसलिंग फॉर्मेट आ गया है, उसकी वीडियो आपको काउंसलिंग की अलग से मिलेगी। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग वाली वीडियो के लिए, क्योंकि उसको पूरा समझने के बाद ही क्या सही है क्या नहीं उसकी पूरी वीडियो बनेगी। तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें और अभी इस चीज़ को समझें। तो बात ये आई कि आखिरकार जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग हाउस वाइफ हैं, वो किस तरह तैयारी करें। तो इनके लिए शिक्षण शास्त्र में एक रूल है, वो है सरल से कठिन की ओर। आप लोगों ने बीएड किया है और बीएड करने में एक सूत्र पढ़ा होगा, सरल से कठिन की ओर। तो इन लोगों को कैसे चलना होता है सरल से कठिन की ओर, उस चलने से पहले इनको 4 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। पहली चीज, जो हाउस वाइफ हैं या जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इनको ओरा बनाना पड़ेगा। ओरा क्या होता है? ओरा का मतलब होता है आभा मंडल। आभा मंडल का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप किसी भी पूजा के स्थल पर जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आप क्या देखते हो कि वहाँ पे एक भक्तिमय माहौल होता है, शांति होती है, कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं। तो जब चारों तरफ का ऐसा माहौल होता है, वातावरण होता है, तो आप भी भक्तिमय हो जाते हो और आपका मन भी पूजा पाठ धर्म कर्म में लगने लगता है। तो कहने का मतलब ओरा होता है। अब आपको भूख नहीं लगी है, अब आप जाते हो किसी होटल में, अचानक वहाँ की आप दीवारें देखते हो, उस पर खाने के फोटो लगे हैं या आप खाने की खुशबू देखते हैं या खाना देखते हैं तो आपको भूख लगने लगती है। इसे कहते हैं ओरा। इसी में आजकल क्या देखा आपने, लाइब्रेरी चल गई हैं तो लोग लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में क्या मिलता है, ओरा। अब आपको लाइब्रेरी नहीं जाना है, आपको ओरा बनाना है। ओरा कैसे बनाना है? पहला काम क्या करना है, ओरा बनाना है। ओरा बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको घर में कोई सेपरेट रूम हो तो उस रूम में एक मेज लगा लीजिए। क्या करिए, मेज लगा लीजिए और मेज के पास में ही एक क्या करिए, कुर्सी लगा लीजिए। यानी एक टेबल और एक चेयर चाहिए आपको, ठीक है। अगर रूम नहीं है तो घर के किसी कोने में लगा लीजिए, ठीक है। जहां भी आपको शांति मिले, प्रकाश सही आए, वहां पे आप क्या करिए, अपनी टेबल और चेयर लगा लीजिए। और उस टेबल पे जितना भी आपका मटेरियल है वो मटेरियल आपकी टेबल पे क्या होना चाहिए, वो मटेरियल आपकी टेबल पे होना चाहिए। और मटेरियल ज़्यादा है तो टेबल को ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे कोई अलमारी हो और उस अलमारी में आप अपना मटेरियल रख सकते हैं। कुल मिला के वो आपके सीधे या उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए, आपके पास में ही होना चाहिए, ठीक है। ऊपर एक लाइट की व्यवस्था हो ताकि आपको उजाला भी सही मिलता रहे, शांत जगह हो। तो इस तरीके से पहला काम ये करिए, ओरा बनाइए। ओरे में एक चेयर और टेबल होनी चाहिए और सारा मटेरियल एक ही जगह पे हो। ये ना हो कि आपको उठ के जाना पड़े। जैसे ही आप वहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, तो आपका मन खुद ब खुद लगने लगेगा और आपकी पढ़ाई होने लगेगी। दूसरा बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट की बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं वो 3 समय अपना टाइम निकाल सकती हैं। एक, सुबह के समय। सुबह को क्या कर सकती हैं कि सुबह को जैसे सारा काम करने के बाद 10 बजे फ्री हो जाओ या 9 बजे फ्री हो जाओ। अगर 9 बजे फ्री हो गए तो 9 से लेके आप 12 तक स्टडी कर सकते हैं। और अगर 9 बजे फ्री नहीं हुए तो आप 10 बजे भी अगर फ्री हुए तो 10 से 12 तक आप एक कतई फ्रेश टाइम में स्टडी कर सकते हैं। सारा काम 10 बजे खत्म हो जाता है, 10 से लेकर 12 तक कोई काम नहीं, ठीक है। दूसरा जो टाइम है वो दोपहर में। दोपहर में क्या होता है, दोपहर में खाने के बाद में आप देखिए 2 बजे के बाद या 3 बजे से, आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 3 बजे से लेके 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। 3 4 5 2 घंटे आपको मिल गए। सारा काम निपटाने के बाद 3 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। और एक समय होता है शाम का या रात का, इसमें आप आराम से 9 से लेके 11 तक स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जो हाउस वाइफ है उनके लिए। अगर उनको 2 घंटे नहीं मिल पा रहे हैं तो वो 1 घंटा भी, पता लगा 11 से 12 बैठ गए, 4 से 5 बैठ गए और
10 से 11 बैठ गए। अगर वो इसको फॉलो करेंगे तो 6 घंटे मिल रहे हैं, और अगर कम समय मिल रहा है तो 5 घंटे या 4 घंटे, और कम से कम 3 घंटे तो मिल ही जाएंगे। और अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे समय, तो आराम से आपको 5 से 6 घंटे मिल जाएंगे। ये तो हो गया किनका, हाउसवाइफ के लिए। अब जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें दिन में तो टाइम मिलेगा नहीं, तो उनको भाई मॉर्निंग देखना है। मॉर्निंग जल्दी वो 4 बजे से उठ सकते हैं या 5 बजे से, जो भी उनका समय है उससे वो 3 घंटे पहले उठ जाएं या 2 घंटे पहले उठ जाएं। और शाम को सोने से मैं 3 घंटे, भाई पता लगा शाम को 9 बजे फ्री हो गए तो 9 बजे से लेके 12 तक पढ़ लें, रात के 12 तक। और सुबह के टाइम में अगर वो 4 बजे से उठ जा रहे हैं तो 4 से लेके 6 या 7 तक, 4 से या 5 से, जैसा सही रहे वैसा वो अपने देख सकते हैं। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो काम करने के दौरान आपके जो टॉपिक हैं या जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसको कान में ईयरफोन लगाकर या यूट्यूब पर जाकर भी आप उसको लेक्चर को सुन सकते हैं, या जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, लेक्चर के रूप में सुन सकते हैं। दूसरी चीज मटेरियल। अब आपको मटेरियल क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बताया था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो मटेरियल है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, और मैं देखो आप लोगों से फिर वही चीज़ कहता हूँ कि आप लोग कमेंट कर देते हो ये सब्जेक्ट का मटेरियल, उसका। भाई अधिकतर सब्जेक्ट का मटेरियल यूट्यूब पे हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप पहले वहाँ देख ले। तो मटेरियल जो है वहाँ पे पूरा बना रखा है। आप ऐसे टाइप करिए बायोलॉजी या जीव विज्ञान एजुकेशनल एडिक्शन, ऐसा करके आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वीडियो आ जाएगी। अब मटेरियल में क्या है, अब जैसे आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो आपके पास मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए। आपके पास हाई स्कूल की बुक होनी चाहिए, इंटर की होनी चाहिए, और बीएससी की होनी चाहिए, एमएससी की होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बेसिक बुक है तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। और आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर, ये तो आप किसी भी बुक सेलर को बता दो कि हमें चाहिए, तो बुक सेलर का कनेक्शन जुड़ा होता है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, इतना मटेरियल चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल किताब, इंटर किताब, बीएससी की, एमएससी की, और प्रीवियस ईयर पेपर बायोलॉजी की चाहिए। 2 ही किताबें होंगी इसमें, एक होगा जूलॉजी की, एक बॉटनी की, ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। अगर आपके आसपास कोई बुक की दुकान है तो वहां भी आप उनसे कह सकते हैं कि मुझको एलटी के क्वेश्चन पेपर चाहिए। अब बात आई कि सर एलटी में हम कौन कौन से क्वेश्चन पेपर लें, तो एलटी में पहला तो आपको चाहिए बायोलॉजी का, बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी नाम से एलटी का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। हो सकता है आपको 3-4 पेपर ही मिले, सारे ना मिले, ठीक है, ज्यादा हुए भी नहीं है। इसके अलावा आपको एलटी के साथ और किसका चाहिए, बायोलॉजी का, जीआईसी का। अब जीआईसी के 2 लेना पड़ेंगे आपको, एक लेना पड़ेगा जूलॉजी का, एक लेना पड़ेगा बॉटनी का। और इसके बाद आपको चाहिए जीडीसी का चाहिए, ये भी 2 चाहिए होंगे, एक जूलॉजी का, एक बॉटनी का। 10 ईयर चाहिए, ये 10 ईयर मिलेगा, ये 10 ईयर मिलेगा। इसमें 4-5 साल के पेपर मिलेंगे, वो भी बालिका और इस तरीके से राजकीय इंटर कॉलेज करके। अगला आपको बायोलॉजी का टीजीटी का चाहिए, और पीजीटी में क्या चाहिए, जूलॉजी का और बॉटनी का चाहिए, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी का चाहिए। इतने आपके पास क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। इसके बाद नोट्स बनाने के लिए आपके पास A4 साइज का पेपर होना चाहिए, वो जिस पे फोटो स्टेट होती है। और आपको कुछ फाइलें मंगाने पड़ेंगी। फाइलें कैसी होती हैं, वो ऐसी होती हैं, फोल्डर फाइल देखी होगी आपने, जैसे ये लिखा है वायुमंडल। तो इसमें क्या होता है, आपके A4 पेपर होते हैं, पहले नोट्स बनाइए, फिर छेद करिए और फिर इसमें लगा लीजिए। जो सा पेपर चाहेंगे वो बाहर निकल आएगा, जो सा चाहेंगे वो लग जाएगा। तो इस तरीके से इस वाली फाइल में आपको नोट्स बनाना है। अब आपको करना क्या है, इतनी बात मैंने बता दी कि ओरा बनाइए। और ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि आप इतना समय निकालिए, जिस समय भी आपको टाइम मिल रहा है कम से कम 4 से 6 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। अब आपको सूत्र कौन सा फॉलो करना है, वो है सरल से कठिन की ओर। फार्मूला क्या है, सरल से कठिन की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बायोलॉजी का, जो ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। इसका पूरा सिलेबस आपको निकलवाना है, ठीक है। जैसे ये सिलेबस है, मैंने बता भी रखा है अपने चैनल पे, ठीक है।
वहाँ पे आप बायोलॉजी का सिलेबस देख सकते हैं, ये है। तो ये सिलेबस है, इन्हें स्पष्ट बता दिया है यहाँ पे जंतु विज्ञान क्या है, वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति उपजाति, इसके बाद क्या है संघों का वर्गीकरण, संघों के प्रतिनिधियों, सामान्य संरचना, जीवन चक्र, प्रोटोजोआ हो गया आपका, पोरिफेरा हो गया, निडेरिया हो गया, ठीक है, कॉर्डेटा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इसके बाद क्या है प्रोटोजोआ, फिर कोशिका, जंतु कोशिका, फिर मेंडेल का वंशागति सिद्धांत, और इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, फिर पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया और रुधिर परिसंचरण। इसके बाद क्या है आपका वर्गीकरण में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, एंजाइम और भ्रूण, ये सब क्या हो गया बायोलॉजी का हो गया। अब बॉटनी में क्या है, विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, ठीक है, इस तरीके से अनावृत जीवी, जीवाश्म विज्ञान, आवृत जीवी, ठीक है, ये आपका क्या है सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस को आप व्यवस्थित कर लीजिए। अभी मैंने जो पहले वाली वीडियो बनाई है, अभी एक वीडियो आपको और मिलेगी, उसमें मैंने ये बताया है कि सिलेबस को कैसे व्यवस्थित करना है। तो उस वीडियो में जाके आपको देखना है सिलेबस को कैसे व्यवस्थित करना है। अब आपने क्या करा, ये सिलेबस देख लिया, सिलेबस आपके पास है पूरा बायोलॉजी का। तो सबसे पहले आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस आपको मिल गया, फिर इस सिलेबस को आपको याद करना है, अंदर तक का याद ऐसे करना है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि मुझे, अब जो बायोलॉजी का एक टॉपिक है, यहाँ पे बायोलॉजी का ये वाला टॉपिक है जिसमें जूलॉजी का है, वो ये है निम्न का प्रारंभिक ज्ञान। एक टॉपिक है निम्न का प्रारंभिक ज्ञान। तो इसके अंतर्गत कितनी चीजें आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं। 7 चीजें आपकी उली पहुंची, जैसे क्या है पाचन क्रिया, दूसरा क्या है श्वसन क्रिया, तीसरा क्या है रुधिर एवं परिसंचरण, चौथा क्या है उत्सर्जन, फिर क्या है तांत्रिक संचारण, फिर क्या है मांसपेशी में संकुचन, फिर क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य। तो इस तरीके से आपका सिलेबस आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। अब हमने बात की सरल से कठिन की ओर। तो सबसे पहले अब आपको सिलेबस याद हो गया, आपकी उंगली पे आ गया। अब आपको क्या करना है, किताबों में हाईलाइट करना है। सबसे पहले आपको चाहिए छोटे क्लास किताब, कक्षा 9 10 12 की, ठीक है, कक्षा 9 10 12 की आपको क्या करना है, किताब देखना है। और किताब देखने के बाद उसको वहां पे उसकी विषय सूची है, उसमें आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद उठाइए आप इंटर की किताब, उसमें हाईलाइट कर दीजिए। फिर बीएससी एमएससी की किताब है, उसमें इस टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए। जैसे आपका टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण, तो आपको पता लग गया कि किन किन किताबों में ये टॉपिक मिल लिया है। अब आपको उठानी कौन सी किताब है, चूंकि आपने बीएससी किया है तो आप ज़्यादा, भाई आपका ज्ञान लगभग ठीक ही होगा। अब आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश की जो इंटर में किताब आती है, उत्तर प्रदेश की जो इंटर में किताब आती है, वो किताब आपको लेना है। और वो किताब कौन सी है, ये वाली इंटरमीडिएट की आधुनिक जंतु विज्ञान, ये किताब आपको दिख रही है, आधुनिक जंतु विज्ञान। ये किसकी, डॉक्टर रमेश गुप्ता की। ये डॉक्टर रमेश गुप्ता की किताब से आपको शुरुआत करना है, सरल से कठिन की ओर। अभी बीएससी और एमएससी में जाके नहीं उलझना है, पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लाना है, ताकि आपको भरोसा आए कि हो सकता है। आपको लेना है डॉक्टर रमेश गुप्ता की आधुनिक जंतु विज्ञान, और आपको इसमें आप इसकी ले लेंगे जंतु विज्ञान की, और बॉटनी के लिए लिखेंगे एमपी कौशिक, एमपी कौशिक, एमपी कौशिक की लेना है आपको वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की वनस्पति विज्ञान की लेना है एमपी कौशिक की, और आपको इसकी जूलॉजी की लेना है आपको डॉक्टर रमेश गुप्ता की। और करना क्या है कि आपको जो आपके पास ये सिलेबस है, अब जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है, तो इस सिलेबस का 70 से 75% जो है वो आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा, वो आपका थोड़ा छोटा होगा, उसका लेवल हल्का होगा, लेकिन होगा क्या, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या करा, विषय सूची खोली। विषय सूची खोलने के बाद आपने देखा कि मैंने क्या करा कि इसके जो टॉपिक थे, आपके जंतु विज्ञान के जो टॉपिक थे एलटी ग्रेड के, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। कहाँ, आपकी सूची में, अनुवांशिक। अब जैसे आपका पहला टॉपिक क्या है, ये है वर्गीकरण का सिद्धांत, जाति उपजाति की अवधारणा। तो इसको देखो, पहले नंबर में आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया वर्गीकी। तो इसके अंतर्गत ये आपका टॉपिक है वर्गीकी, मैं नंबर 1 डाल दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर में भी यही है। फिर आपका क्या है कि जो भी संघ हैं उनकी संरचना और जीवन चक्र, जैसे प्रोटोजोआ, तो देखो आ गया संघ प्रोटोजोआ। तो ये सब जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये वो टॉपिक हैं जो आपके एलटी ग्रेड में हैं, दिख रहे हैं आपको हाईलाइट करे हुए।
ऐसे ही आपको क्या करना है, इस इंटरमीडिएट वाली किताब में हाईलाइट कर लेना है और हाईलाइट करने के बाद एक सिंगल रीडिंग लगा लेना है किसकी, अपने टॉपिक की। अब आपको इसका परिचय हो गया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या करना है, किताबों में हाईलाइट करना है। बात समझ में आई? ये इसमें भी कर लीजिए, बीएससी एमएससी में कर लीजिए। करने के बाद अब आपको टॉपिक का फुल डायग्राम बनाना है। फुल डायग्राम बनाने में आपको जो चीज ध्यान रखना है, जब आप फुल डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर के हेडिंग नहीं लिखना है, आपको बाहर बाहर के हेडिंग लिखना है। जैसे आपका जो एक टॉपिक है वो क्या है, वो टॉपिक है आपका ये रुधिर परिसंचरण, रुधिर एवं परिसंचरण। तब आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, रुधिर एवं उत्सर्जन। अब रुधिर में जैसे जो टॉपिक है, रुधिर मानव में परिसंचरण, रुधिर हृदय, रुधिर वाहिनियां लसिका, रुधिर संरचना प्लाज्मा, रुधिर वाहिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, हृदय। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है कि जिसके अंदर ही लिखना है। तो पूरे टॉपिक का डायग्राम बना लीजिए रुधिर परिसंचरण का, ताकि आपको पता लग जाए ये टॉपिक यहां शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हो गया, इसके अलावा नहीं है। ऐसा ही आपको इंटरमीडिएट से, बीएससी एमएससी वाले से। और जब आप इन सब टॉपिकों को मर्ज कर देंगे तो मर्ज करने के बाद एक फाइनली बन जाएगा कि यहां पे शुरू होगा, यहां खत्म होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि आपको अपनी किताब से फुल डायग्राम बनाना है जिसके अंदर नहीं लिखना है। जैसे रुधिर के कार्य, तो हेडिंग लिख दी है, हृदय संरचना कार्य विधि, ठीक है, रुधिर वाहिनियां, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, जो आपने 10 ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, एलटी के, जीआईसी प्रवक्ता के, एडिट जूनियर के, इन क्वेश्चनों को देखोगे कि कहां कहां से क्वेश्चन आए, तब आपको पता लगेगा रुधिर से क्वेश्चन आए तो इसके आगे वो क्वेश्चन लिख दीजिए। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन परिवहन से क्वेश्चन आया, आपने इसके आगे लिख दिया। अब आप देखेंगे संरचना से क्वेश्चन आया, हृदय की आगे लिख दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 10 साल के क्वेश्चन जो आए हैं, किससे, रुधिर परिसंचरण से, वो उसके आगे मेंशन कर लेंगे। अब आपको पता लगेगा कि पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना है, टॉपिक के इन हिस्सों से क्वेश्चन आया है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब क्लियर होने के बाद आप हरा डायग्राम लेकर, हरा हाईलाइटर लेके किताब में उन जगहों पे हाईलाइट करेंगे हरे से, जहां जहां से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और डायग्राम में ऐड करेंगे। आप बात समझ गए कि पूरे टॉपिक का डायग्राम बनाना है और उसके आगे क्वेश्चन ऐड करना है, ताकि आपको ये पता लगे कि मेरे टॉपिक के किस हिस्से में से क्वेश्चन आया है। और इसके बाद अब आपके पास एक ऐसा नोट्स रेडी हो जाएगा जिसमें आपको सटीक पता लगेगा बायोलॉजी में कि आपका कहां से क्वेश्चन आया है, कहां से क्वेश्चन नहीं आया है। कि यहां से आपको पता लगेगा कि मेरा क्वेश्चन श्वेत रुधिर कणिका से आया है, अब इसके अंदर मोनोसाइट से आया है या लिम्फोसाइट से आया है। अब आपके पास एक टारगेट क्लियर हो गया कि मुझे करना है। अब क्या करिए, आप इसका नोट्स बनाइए, जहां जहां से क्वेश्चन आए पहले उनका नोट्स बनाइए, जहां से क्वेश्चन नहीं आए उसका हल्का नोट्स बनाइए, कम लिखिए, शॉर्ट में लिखिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप करिए। तो इस तरीके से आपको पूरा गेम समझ में आएगा कि आखिरकार मुझको कैसे पढ़ना है, कितना डीप जाना है, कितना डीप नोट्स बनाना है, और आपको अपनी उन्नति प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला टॉपिक है, जैसे आपका अगला टॉपिक जो है वो प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ को आप पहले फुल डायग्राम बना लीजिए प्रोटोजोआ का, इसके अंतर्गत क्या क्या है, फिर ये देखिए कि एलटी में, जीआईसी प्रवक्ता में आखिरकार कैसे क्वेश्चन आए। तो जैसे क्वेश्चन आए हैं उनको उस डायग्राम में ऐड करिए। अब इसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए, तब आप इस चीज, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अच्छा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और ये क्वेश्चन का आंसर मेरी किताब में है। तो जिन जिन अब पता लगा कि उस क्वेश्चन का आंसर भले ही हो सकता है टॉपिक इंटर वाली में हो, बीएससी में भी हो, एमएससी में हो, पर उस क्वेश्चन का आंसर बीएससी वाली बुक में मिले, बीएससी वाली बुक में मिले, तो आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर किस किताब को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिए। एक बार मैं फिर बताऊं, अपनी बैठने की व्यवस्था कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए, एक टाइम टेबल, और मटेरियल में आपको मैंने बता दिया बायोलॉजी में क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए, A4 के पेपर और ये फाइल ले लीजिए, फिर अपने सिलेबस को याद करिए, फिर इसके बाद वो सिलेबस जिन किताबों में मिल रहा है उसको हाईलाइट करिए, फिर टॉपिक का फुल डायग्राम बनाइए, फिर क्वेश्चन बैंक देखिए कहां कहां क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें डायग्राम में क्वेश्चन आगे ऐड कर दो और इसके बाद आपको समझ आएगा। अब जिनका बायोलॉजी था उनको तो मैंने ऐसे बता दिया, अब जिनका मान के चलो एसएसटी है तो वो एसएसटी में क्या करेंगे, एसएसटी में यह करेंगे जैसे वो वायुमंडल तैयार कर रहे हैं, तो वायुमंडल का जो पहला टॉपिक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का वो पूरा डायग्राम तैयार करेंगे, और डायग्राम तैयार करने के बाद देखेंगे क्वेश्चन कहां से आ रहा है। जैसे यहाँ लगा हुआ है कि बुध से आ रहा है, प्लूटो से आ रहा है, सुपर मून से आ रहा,
तो जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो डायग्राम में ऐड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। इस तरीके से उनमें क्या होगा, क्वेश्चन एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एक कमेंट भी आया था कि मुझे वायुमंडल टॉपिक बताइए, तो आपको वायुमंडल टॉपिक ही बताया जाएगा। अब जैसे आप ये देखो वायुमंडल का ये वो है टॉपिक है डायग्राम। अब आप देख रहे हो हरा हरा जहाँ पर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए, यहाँ से क्षोभ मंडल से। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करिए और काउंसलिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी बाद में। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा।